हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि अपने राजनीतिक विचारक का टॉपिक शुरू किया है, उसमें हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं। तो प्लेटो का हमने जीवन परिचय देख लिया था पिछली वीडियो में। आज हम उनके न्याय संबंधी विचार को देखते हैं। तो आइए देखते हैं न्याय संबंधी क्या क्या विचार दिए हैं इन्होंने। तो प्लेटो को अरिस्टोक्लीज नाम से भी जाना जाता है और प्लेटो को अफलातून नाम से भी जाना जाता है। अफलातून जो बहुत ज्ञानी हो उसको अफलातून कहा जाता है। जिसके पास ज्ञान का भंडार है वो अफलातून कहलाता है। तो अफलातून किसको कहते हैं? जो बहुत ज्ञानी हो। तो प्लेटो को प्लेटो नाम किसने दिया था? तो सुकरात, इनके गुरु सुकरात थे। उन्होंने इनको प्लेटो नाम दिया। किस कारण दिया? ये बहुत हट्टे कट्टे दिखाई देते थे। इनके चौड़े चौड़े कंधे थे बहुत। तो चौड़े कंधों के कारण इनके गुरु सुकरात ने इनको प्लेटो नाम दिया था। तो इनके न्याय संबंधी विचार क्या है? न्याय क्या है? राजनीतिक दर्शन का आधार है। इनका जो राजनीतिक दर्शन है पूरा, वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? तो न्याय पर आधारित है इनका पूरा राजनीतिक दर्शन। इनका ग्रंथ है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक इनकी पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार रिपीट हुई है एग्जाम में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। द रिपब्लिक में मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य का निर्माण करना। ये अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक आदर्श राज्य का निर्माण करना। अब प्लेटो के समय में 3 सिद्धांत प्रचलित थे न्याय के। तो इनका जब समय था तो उस समय 3 सिद्धांत थे, प्रचलित थे। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 परंपरावादी सिद्धांत। परंपरावादी सेफल्स ने दिया है। तो परंपरावादी सिद्धांत किसका है? सेफल्स का। उग्रवादी या क्रांतिकारी सिद्धांत थ्रेसी मैक्स का है। व्यवहारवादी सिद्धांत ग्लार्को। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि परंपरावादी सिद्धांत किसका है? सेफल्स का। उग्रवादी क्रांतिकारी सिद्धांत किसका है? तो थ्रेसी मैक्स का। व्यवहारवादी सिद्धांत किसका है? ग्लार्को का। तो फर्स्ट हम देखते हैं परंपरावादी सिद्धांत। तो सेफल्स क्या कहते हैं अपने परंपरावादी सिद्धांत में? कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। सत्य बोलना, अपने देश के प्रति निष्ठावान भाव रखना, विचार रखना, अपने कर्तव्य का पालन करना और अपना सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो द्वारा खंडन किया गया इस बात का। तो सेफल्स का कथन है सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। डायरेक्ट ये पूरी कोटेशन पूछी गई है कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ये किसने कहा है? तो सेफल्स ने कहा है। तो प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने इस विचार का, इस जो ये सेफल्स ने दिया है विचार, सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, तो इसका इन्होंने खंडन कर दिया, इसका विरोध किया, इसका खंडन किया और कहा कि सत्य या असत्य का ज्ञान, सत्य या असत्य का ज्ञान क्या है? परंपराओं से नहीं आंका जा सकता है। परंपराओं से नहीं आंका जा सकता है कि सत्य या असत्य का ज्ञान। ठीक, तो सत्य या असत्य के ज्ञान को परंपराओं से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि क्या है? परंपराओं में मतभेद होता है। तो सेफल्स के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया और कहा कि परंपराओं में मतभेद होता है। तो नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर सेकेंड हो गया थ्रेसी मैक्स। थ्रेसी मैक्स का कौन सा सिद्धांत है? उग्रवादी या क्रांतिकारी सिद्धांत। तो ये क्या कहते हैं? इनका कथन है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसके पास पावर है वही शासन करता है। मतलब जिसके पास पावर है वही शासन कर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है ही क्या है? न्याय का आधार। तो थ्रेसी मैक्स, ये क्वेश्चन आया भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस किसने कहा? थ्रेसी मैक्स ने। तो ये कहते हैं कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। न्याय का आधार किसका है? थ्रेसी मैक्स का। तो प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने इस बात का खंडन किया और कहा न्याय दुर्बल
के हित में है, ना कि शक्तिशाली के हित में। ये प्लेटो कह रहे हैं कि न्याय किसके हित में है? दुर्बल के, जो कमजोर है। और ये कह रहे हैं थ्रेसिमैक्स, जिसके पास पावर है उसी के पास सत्ता है। और प्लेटो कह रहे हैं सत्ता किसके पास है? दुर्बल के पास है, जो कमजोर है, ना कि शक्तिशाली के हित में। तो ग्लार्को नंबर 3 है ग्लार्को का सिद्धांत। ग्लार्को ने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है। तो ये कहते हैं दुर्बलों के हित के लिए समझौते द्वारा न्याय की स्थापना। ये इनका कथन है कि दुर्बलों के हित के लिए क्या हो? न्याय की स्थापना किसके द्वारा हो? समझौते द्वारा दुर्बलों के लिए न्याय की स्थापना हो। तो प्लेटो जी कहते हैं, प्लेटो ने इसका खंडन किया है। प्लेटो ने ग्लार्को के सिद्धांत का खंडन किया, कहा है कि न्याय को समझौते द्वारा नहीं स्थापित किया जा सकता। न्याय को समझौते द्वारा नहीं स्थापित किया जा सकता, बल्कि क्या? न्याय प्राकृतिक है और आंतरिक वस्तु है, जो मानव आत्मा से रिलेटेड है। तो ये कहते हैं न्याय को समझौते द्वारा नहीं देखा जा सकता, बल्कि क्या है? न्याय प्राकृतिक है, नेचुरल है और आंतरिक वस्तु मानव आत्मा से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं, न्याय के 2 रूप बताए हैं प्लेटो ने। न्याय के 2 रूप बताए हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत न्याय हो गया, नंबर 2 सामाजिक न्याय हो गया। तो सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय, तो ये फर्स्ट हो गया। नंबर 2 व्यक्तिगत न्याय। न्याय सिद्धांत में नैतिकता को बल दिया है। न्याय सिद्धांत में क्या है? नैतिकता को बल, ना कि कानूनी रूप को। तो न्याय का आधार क्या है? कर्तव्य पालन बताया है। इन्होंने कर्तव्य पालन बताया है और अधिकारों की उपेक्षा की है। अधिकारों पर नहीं बल दिया है। इन्होंने क्या किया है? कर्तव्य पालन, व्यक्ति का क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति, उस पर बल दिया है। मानव आत्मा से रिलेटेड है न्याय। क्या है? प्लेटो ने कहा है न्याय मानव आत्मा से रिलेटेड है। तो मानव आत्मा के 3 तत्व बताए हैं। नंबर 1 अभिभावक वर्ग, ये राजा जिसमें बुद्धि ज्यादा होती है, वो अभिभावक वर्ग हुआ, राजा वर्ग। और ये सैनिक वर्ग होगा, जिसके पास जो शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो ये सैनिक वर्ग हो गया। नंबर 3 तृष्णा या उत्पादक वर्ग हो गया। तो जिसमें ज्यादा बुद्धि होगी, जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा, ज्ञान का भंडार होगा, वो क्या है? वो राजा बनेगा, वो अभिभावक वर्ग होगा। ठीक। और जो हृष्ट पुष्ट होगा, हट्टा कट्टा रहेगा, शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, तो वो क्या है? वो सैनिक वर्ग बनेगा। और 3 है उत्पादक वर्ग। जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादन करता है, तो उत्पादक वर्ग हो गया 3rd वर्ग। अब इसमें कह रहे हैं अभिभावक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, तृष्णा, इसी को उत्पादक वर्ग कहते हैं। तो राजा जो हो गया अभिभावक वर्ग हो गया, सैनिक हो गया, नंबर 3 तृष्णा। अब प्लेटो जी कह रहे हैं कि इन तीनों में, मतलब अभिभावक, सैनिक और तृष्णा, इन तीनों वर्गों में सामंजस्य, जब इन तीनों वर्गों में सामंजस्य और एकता पाई जाएगी, तभी क्या होगा? तभी एक न्याय की स्थापना होगी, तभी न्याय की स्थापना होगी। मतलब अभिभावक वर्ग और सैनिक वर्ग और तृष्णा वर्ग, ये तीनों में सामंजस्य व एकता क्या कहलाएगी? उसी से जब एकता होगी, जब ये तीनों उचित अनुपात में पाए जाएंगे, तभी एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। तो यहाँ क्या है? यहाँ व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है प्लेटो ने। तो सामाजिक न्याय, सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय, व्यक्ति की तुलना में यहाँ किसको महत्व दिया गया? राज्य को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे किसको? यहाँ व्यक्ति को महत्व दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या है? यह व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व दिया गया है। न्याय सिद्धांत समष्टिवादी है और न्याय व्यवस्था में क्या है? व्यक्ति का नहीं, वर्ग का महत्व है। यहाँ वर्ग को महत्व दिया गया। अभी हम देखते हैं एक फिगर के माध्यम से। राज्य एक साव्य शरीर है। क्या है? एक साव्य शरीर है। साव्ययी
प्राप्त करने का साधन है। सावयवी एकता क्या है अभी हम देखते हैं। आदर्श राज्य के दो आधार तत्व बताए इन्होंने। तो आदर्श राज्य के दो आधार हैं, क्या क्या है? एक शिक्षा है, एक साम्यवाद है। अब शिक्षा, सद्गुण का विकास किसके माध्यम से होगा? तो सद्गुण का विकास शिक्षा के माध्यम से होगा। शिक्षा द्वारा, अब कह रहे हैं प्लेटो, शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो जाते हैं, अतः अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद आवश्यक है। अब साम्यवाद में संपत्ति और परिवार का साम्यवाद है। अब साम्यवाद के कंसेप्ट को हम समझते हैं कि जैसे एक परिवार होगा, राजा विवाह करेगा, उसका परिवार होगा, पति पत्नी बच्चे होंगे, तो क्या करेगा? अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उसको संपत्ति की आवश्यकता होगी। तो संपत्ति, तो क्या करेगा? अपना बच्चों का पालन पोषण करने के लिए संपत्ति उसके पास होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास धन इकट्ठा करना चाहेगा, अपना पेट भरने, अपना खजाना भरने की कोशिश करेगा। तो वो राज्य के बारे में क्या सोचेगा? तो वो जो उसके पास क्षमता है शासन करने की, वो खत्म हो जाएगी, वो अपने परिवार तक सीमित रह जाएगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगेगा, तो वो राज्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं? शिक्षा द्वारा, जो शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण है, वो जब परिवार होगा, संपत्ति होगी, तो वो क्या करेगा? अपने परिवार का पालन पोषण, अपना खजाना भरेगा, तो वो राज्य के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं वो नहीं कर पाएगा। तो शिक्षा द्वारा जो उत्पन्न सद्गुण है, इसमें खत्म हो जा रहा है, परिवार और संपत्ति में वो सद्गुण नष्ट हो जा रहे हैं। ये विपरीत वातावरण है एक राजा के लिए, परिवार और संपत्ति। तो शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण जब परिवार और संपत्ति मतलब विपरीत वातावरण में नष्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए अभिभावक वर्ग के लिए क्या है? साम्यवाद आवश्यक समझा गया है। साम्यवाद बनाया गया है कि साम्यवाद के माध्यम से ये दोनों वर्ग नहीं, मतलब कि एक राजा के लिए साम्यवाद लाया जाएगा, जिसमें क्या है? ना तो उसके पास परिवार होगा राजा के पास, ना ही संपत्ति होगी, जिससे क्या है? राजा अपना कर्तव्य राज्य के प्रति अच्छे से निभाएगा और अपने राज्य का जो उसका कर्तव्य है नागरिकों के प्रति, और एक अच्छे राज्य का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से साम्यवाद में क्या है? ना ही राजा को एक परिवार की आवश्यकता है, ना ही संपत्ति, मतलब इन दोनों की आवश्यकता को उचित ठहराया नहीं गया है कि राजा क्या है? राजा के पास ना तो परिवार होगा, ना ही संपत्ति होगी साम्यवादी व्यवस्था में। तो यही कंसेप्ट है कि अगर साम्यवादी व्यवस्था में क्या होगा? ना तो संपत्ति होगी राजा के पास, ना ही परिवार होगा। अगर ये दोनों रहेंगे तो जो शिक्षा द्वारा राजा ने सद्गुण प्राप्त किया है वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं साम्यवाद का सिद्धांत, सावयवी एकता प्राप्त करने का साधन। पहले विशेषताएं देख लेते हैं, तब बताते हैं। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या है? मानव आत्मा का गुण, मानव आत्मा के गुण से रिलेटेड है न्याय का सिद्धांत। न्याय कार्य विशेषीकरण पर आधारित है, कर्तव्य पालन से रिलेटेड है। यहाँ पे अधिकारों की बात नहीं की गई है, केवल किसकी बात की गई है? कर्तव्यों की, अधिकारों की बात नहीं की गई है। तो कार्य विशेषीकरण पर आधारित है, कर्तव्य पालन से रिलेटेड है, अधिकारों की बात नहीं की गई है। हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। अब हस्तक्षेप मतलब कि ये तीनों वर्ग जो है अपना अपना काम करेंगे और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। सावयवी एकता का सिद्धांत दार्शनिक शासक का विशेष मतलब दार्शनिकों के मतलब राजा पर विशेष बल दिया गया है। राजा को असीमित शक्तियां दी गई है, जिससे क्या है? निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दार्शनिक मतलब राजा को ज्यादा शक्तियां दी गई है, राजा पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा व साम्यवाद पर बल दिया गया है। न्याय एक आंतरिक तत्व है। अब यहाँ हम समझते हैं पहले एक कंसेप्ट
इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हम थोड़ा सा मिटा देते हैं समझाने के लिए। ये हो गया शैलेश, ठीक। ये शैलेश हो गया, नहीं यहाँ पे हम मीना लिख लेते हैं, ठीक। ये मीना हो गई, ये शैलेश हो गया है, ये रानी हो गई, ठीक। तो ये मीना हो गया राजा, अभिभावक वर्ग हो गया, तो अभिभावक वर्ग कौन हो गया? मीना, ठीक। और शैलेश क्या हो गया? शैलेश हो गया सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग। और ये रानी जो हो गई ये उत्पादक वर्ग हो गई, ठीक। ये उत्पादक वर्ग हो गया। समझिएगा इसको। ये अभिभावक वर्ग हो गया मीना, मतलब राजा हो गया, और शैलेश क्या हो गया? एक सैनिक वर्ग हो गया, और रानी क्या हो गई? एक उत्पादक वर्ग हो गई। तो मीना में क्या है? ज्यादा दिमाग है, बहुत तेज है पढ़ने में। तो ये राजा है, इसमें ज्ञान का पूरा भंडार है मीना में, तो ये राजा अभिभावक वर्ग हो गया। और शैलेश क्या है? ये बहुत हट्टा कट्टा शरीर वाला है, खूब दौड़ लगाता है, बॉडी वॉडी बनाता है 2-2 घंटे, ठीक। तो ये सैनिक वर्ग हो गया। ये रानी क्या है? रानी क्या है? खाना बनाती है, ये उत्पादक वर्ग हो गया। तो ये कह रहे हैं सावयवी एकता की कार्य विशेषीकरण। कार्य विशेषीकरण पहले हम करते हैं। तो ये एक दूसरे से विभाजित हो गए, इनका अलग अलग काम है, ठीक। ये एक कार्य मतलब ये राजा हो गई, और ये सैनिक वर्ग हो गया, और ये उत्पादक वर्ग हो गया। तो इनका अलग अलग काम बटा है। ये शासन का काम कर रहे हैं, ये देश को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, और ये एक उत्पादक वर्ग हो गया। तो क्या है? ये तीनों अपने अपने काम से अलग अलग से रिलेटेड हैं। कार्य विशेषीकरण है, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र को करने में माहिर हैं, अपने काम को अच्छे से। तो एक तो वर्ग विभाजन हो गए, अपना अपना काम कर रहे हैं, और कार्य विशेषीकरण मतलब अपने कार्य को करने में निपुण हैं। इन तीनों में सामंजस्य ही क्या है? एक सावयवी एकता प्राप्त करने का साधन है। अब सावयवी एकता कैसे प्राप्त होगी? ये शासक वर्ग है, मान लो अब इसके राज्य क्षेत्र में कभी हमला होता है, ठीक। कभी हमला हुआ या चोरी डकैती हुई, तो बाहरी सुरक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सैनिक की। तो इनको क्या है? सैनिक की आवश्यकता पड़ रही है। सैनिक क्या काम कर रहा है? राज्य को सुरक्षित करने का काम कर रहा है। तो राजा को एक सैनिक की आवश्यकता पड़ रही है। और ये जो खाना बना रही है रानी, तो उसको शैलेश को भी आवश्यकता पड़ रही है, और राजा को भी पड़ेगी। तो ये क्या है? सबको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक। अब कोई अपना विकास एक तरीके से नहीं कर सकता कि हम केवल राजा हैं तो हम सब काम कर लेंगे। अब राजा क्या खाना बनाने चले जाएगा? राजा खाना तो बनाएगा नहीं। तो एक दूसरे को सबको सब इनको भूख की जरूरत पड़ रही है सबको, तो ये रानी का काम पड़ रहा है। और शैलेश क्या कर रहा है? शैलेश सबको सुरक्षित करने का काम कर रहा है, और राजा जो है ये सबको सुरक्षित कर रहा है, ये सबके अधिकारों की रक्षा कर रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है? एक दूसरे को सबकी जरूरत पड़ रही है। सबकी जरूरत तो एक दूसरे को पड़ रही है ना। अब कोई अपना विकास इकट्ठे तो कर नहीं लेगा अपने आप से कि कहे भैया हम सब काम कर लेंगे। तो इनके माध्यम से ये प्लेटो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को जरूरत पड़ रही है, ठीक। सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है, और इन जो वर्ग विशेषीकरण है, वर्ग विभाजन है, इसमें एकता, जब एकता व सामंजस्य होगा तभी एक सावयवी राज्य का निर्माण
निर्माण होगा। तो सामयिक एकता प्राप्त करने का साधन क्या है? तो इन तीनों में सामंजस्य व एकता क्या कहलाएगी? एक न्यायपूर्ण राज्य कहलाएगा। तो हमें लगता है कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से शिक्षा व असाम्यवाद पर बल हमने देख लिया है, एक आंतरिक तत्व है। अब न्याय सिद्धांत की आलोचना, न्याय सिद्धांत की आलोचना क्या है? नैतिकता पर ज्यादा बल दिया गया है और कानून की बात ही नहीं की गई है, कानून की बात नहीं। ठीक, न्याय सिद्धांत तो है लेकिन कानून की बात नहीं की गई है। केवल किस पर बात किया गया है? किस पर बल दिया गया? नैतिकता पर बल दिया गया है। कर्तव्यों से रिलेटेड है, अधिकारों की बात नहीं की गई है। दार्शनिक जो राजा है उसको असीमित शक्तियां प्राप्त की गई हैं, जिससे क्या है? एक तानाशाह सरकार का निर्माण होता है, निरंकुशता का निर्माण होता है। तो दार्शनिक शासक को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। व्यक्ति का राज्य में विलीनीकरण हो गया है। तो व्यक्ति का राज्य में विलीनीकरण से क्या हो गया? व्यक्ति क्या है, वो अपनी स्वतंत्रता जो उसको मिली है उसका जो है लोप हो जाता है। तो उसकी स्वतंत्रता जो है, उसकी फ्रीडम छीन जाती है जब वो व्यक्ति में, जो वो व्यक्ति जो है राज्य में विलीनीकरण हो जाता है। ठीक, राज्य में विलीनीकरण जब व्यक्ति का हो जाता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण पर बल दिया है इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कार्य विशेषीकरण पर बल दिया है ना, जैसे यहाँ कार्य इनका अलग अलग काम बटा है। ठीक, अब ये वाला कंसेप्ट तो हम समझ लिए हैं, फिर एक कंसेप्ट समझाते हैं। ये मीना हो गई राजा, ठीक, ये राजा हो गया, ये शैलेश हो गया और ये रानी हो गई। सैनिक वर्ग हो गया और ये उत्पादक वर्ग हो गया। तो प्लेटो ने कहा है कि ये इन तीनों में सामंजस्य और एकता पाई जाएगी तभी एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। लेकिन आलोचना में क्या कहा जा रहा है कि कार्य विशेषीकरण पर बल दिया गया है, कार्य का सिद्धांत। अब आलोचना के हिसाब से क्या होना चाहिए? विचारकों ने आलोचना की है प्लेटो के न्याय की कि इन तीनों को क्या करना चाहिए? एक ही कार्य विशेषीकरण पर जो होगा उससे सर्वांगीण विकास नहीं होगा। जब लोग एक ही काम को करेंगे इससे क्या होगा? सर्वांगीण विकास नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए? विचारकों के अनुसार प्लेटो के विपरीत जो आलोचक हैं, प्लेटो की आलोचना की है, वो कहते हैं कि रानी को क्या करना चाहिए? रानी को दौड़ भी लगाना चाहिए और रानी को पढ़ाई भी करनी चाहिए, जिससे क्या है इसको ज्ञान प्राप्त हो तो ये राजा भी बन सकती है। और ये यहाँ से दौड़ लगाएगी तो ये अपनी बॉडी बना सकती है। ठीक, और मीना को क्या करना चाहिए? मीना को भी दौड़ लगाना चाहिए, मीना को खाना भी बनाना चाहिए। ठीक, और शैलेश को भी पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए ताकि ये भी राजा बन सके, इसमें भी बुद्धि आए। और शैलेश को खाना भी बनाना चाहिए। तो पूरा इनका जो कंसेप्ट था प्लेटो का, विचारकों ने क्या किया? उलट दिया। उनके हिसाब से क्या है? सबको एक कार्य पर आधारित ना होगा, सबको अलग अलग सब प्रकार के काम करने चाहिए जिससे सर्वांगीण विकास हो। अब प्लेटो क्या कह रहे थे? प्लेटो कह रहे थे मीना जो है राजा वो अपना काम कर रही है, शैलेश अपना काम कर रहा है, रानी अपना काम कर रही है। ये दोनों, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो प्लेटो कर रहे हैं लेकिन क्या है उनमें एकता और सामंजस्य बना रहता है। तो प्लेटो कहते हैं इन तीनों में सामंजस्य बना रहे तभी एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकती है। लेकिन विचारक क्या कह रहे हैं? विचारक कह रहे हैं कि ये सब काम तीनों वर्ग को करना चाहिए अलग अलग तरीके से। ठीक, तभी क्या होगा? एक
सर्वांगीण विकास होगा, तभी सर्वांगीण विकास होगा व्यक्ति का। ठीक, तो हमें लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपका। अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत, इनमें ज्यादा ही पृथक्करण दिखाई देता है। न्यायालय के प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार पर बल दिया है, 4 प्रकार के न्यायालय बताए हैं। नंबर 1 स्थानीय पंचायती न्यायालय होगा, नंबर 2 क्षेत्रीय न्यायालय, नंबर 3 विशेष चुने न्यायाधीशों का न्यायालय, नंबर 4 संपूर्ण जनता का न्यायालय। तो हमारा ये आज न्याय संबंधी विचार कंप्लीट हो गया। तो न्याय संबंधी विचार किस पुस्तक में दिया है, किस बुक में दिया है, ग्रंथ कौन सा है? प्लेटो का द रिपब्लिक में न्याय संबंधी विचार दिया है। तो न्याय क्या है? राजनीतिक दर्शन का आधार है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का आधार क्या है? न्याय। नाउ माय दिस टॉपिक इज कंप्लीट। अभी एक विचार और है, अभी आगे और हम विचार देखेंगे। अभी एक ही विचार हमने लिया है, न्याय संबंधी विचार। अभी साम्यवाद संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी बात, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।